अफेयर्स को हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अब मतलब एनआरआई ऑनलाइन अपना अकाउंट खोल सकते हैं और ऐसी सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया कौन सा? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से आपको याद आता होगा अभी इसने महिलाओं के लिए ईवा नाम से एक बचत खाता सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था और इसमें महिलाओं को उनकी सेविंग के ऊपर 7% का ब्याज मिलेगा ऐसा बोला गया था और इसके लिए उन्होंने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसने भी महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट शुरू किया था जिसका नाम रखा था गरिमा। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो इसने आई चूज माई नंबर नाम से एक नया फीचर शुरू किया और इसमें बोला गया था कि जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा और उस अकाउंट नंबर के लास्ट के जो 10 डिजिट होंगे वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। और वैसे आपको याद होगा आरबीआई ने श्यामल गोपीनाथ कमेटी बनाई थी और काम क्या था उसका काम ये था कि अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो आप आवेदन करिए और उस आवेदन की समीक्षा करेगी ये कमेटी। अच्छा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई में है। इसकी स्थापना हुई थी 2016 में और इसके वर्तमान में एमडी सीईओ वासुदेवन पीएन है। चेयरमैन है अरुण रामनाथन। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा कुलदीप सिंह। और कुलदीप सिंह ये कौन है? ये सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है और अभी इन्हीं को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्जेस अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और ये स्थान लेंगे वाईसी मोदी का जो अभी रिटायर्ड हो गए। बाकी जगजीत पवाड़िया अभी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्ष बनी है और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से याद रख लो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। बाकी अशोक कुमार अभी टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी बने हैं। ये इंपॉर्टेंट नाम है। बाकी प्रफुल्ल चंद्र पंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बनेगी। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो इस योजना में होगा क्या? ऐसे बच्चों को जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया कोरोना के कारण, उन बच्चों को हर महीने 3500 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। उसके अलावा बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जो बालिकाएं होंगी उनको उनकी शादी के समय 50,000 रुपए और 1 तोला सोना दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। योजना का नाम याद रखना मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, जिसको शुरू किया असम की सरकार ने। वैसे अभी हरियाणा ने संजीवनी परियोजना शुरू की थी, राजस्थान ने चिरंजीवी योजना शुरू की थी और मध्य प्रदेश ने अनुका नियुक्ति योजना शुरू की थी। लेकिन यहां बात हो रही है असम की, तो ये रहा मैप में असम। तो देखो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है और मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, वैसे अभी असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? अजंता नियोग बनी है और इसी के साथ ये पूर्वोत्तर राज्य में किसी भी राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री है। और अभी याद रखना ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया असम। देखो एक सतरिया, ये पूछा जाता है एग्जाम में, सतरिया ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? याद रखना असम का है। वैसे बिहू नृत्य भी इंपॉर्टेंट है और एक और है बगरुम्बा नृत्य, ये भी असम का है। अभी आपको याद होगा असम के मछुआरे समुदायों की 6 युवा लड़कियों ने जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल मैट बनाई थी जिसको नाम दिया था मुरहन योगा मैट। उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय इसकी नींव रखी गई असम में, असम के दर्रांग जिले में। मोइत्र योजना यहाँ पे शुरू हुई थी, MOITRI मोइत्र योजना। यहीं पे ही भ्रमण सारथी योजना भी शुरू हुई थी। महिलाओं और बुजुर्गों को मुफ्त बस सेवा देने की योजना है ये। अभी असम के तेजपुर लीची को GI टैग भी मिला था
उसके अलावा असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे तरुण गोगोई, उनका भी निधन हो गया। तरुण गोगोई को याद रखना इस साल पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था। और पद्म भूषण वैसे टोटल कितने लोगों को मिला? 10 लोगों को। पद्म विभूषण मिला था 7 को और पद्मश्री 102 को, ये भी ध्यान रखना। और यहीं की ही पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, इनका भी निधन हो गया वैसे अभी। अच्छा, उसके अलावा याद रखना जो पोबार रिजर्व फॉरेस्ट है उसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और यहीं पे देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। यहीं पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क भी मिक्सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। यहीं पे आपको नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा, मानस नेशनल पार्क मिलेगा, डिब्रू शिखुआ नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। और भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका, वो भी यहीं पर है, लोहित नदी पर बना हुआ है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय ने। तो अभी हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है उसने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा योजना को शुरू किया है। तो इसमें 30 साल से कम आयु के जो युवा लेखक है उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे युवा का मतलब होता है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। अच्छा, शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? रमेश पोखरियाल निशंक है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्युएंसी है हरिद्वार। पहले ये मानव संसाधन मंत्री हुआ करते थे, फिर बाद में कस्तूरी रंगन समिति नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई और इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। अच्छा, रमेश पोखरियाल निशंक से आपको याद आता होगा, इन्हें अभी कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था, जिसे साहित्य गौरव सम्मान कहते हैं। और अभी इस साल का अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक यानी कि इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल भी इनको मिला था। और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो आप बता ही दोगे, उत्तराखंड के। वैसे भी पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना को शुरू किया था, ये भी ध्यान रखना। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी संधि के राजदूत पद से हटा दिया गया? तो आंसर होगा रणदीप हुड्डा को। एक्चुअली में रणदीप हुड्डा ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कब? 2012 में, जिसे अभी ट्विटर पर एक व्यक्ति ने शेयर किया और इसके बाद उनकी बहुत आलोचना हो रही है। और उसी के बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र ने जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी संधि के राजदूत के पद से हटा दिया, यानी कि एम्बेसडर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। फरवरी 2020 में 3 सालों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया था, रणदीप हुड्डा। अच्छा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात हुई ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। यही कारण है कि हम हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नैरोबी, केन्या में। और केन्या से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछूं मैं आपसे, केन्या की अभी पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? तो याद रखना मार्था कूम। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की प्रेसिडेंट है इंगर एंडरसन। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए द वेरी हंग्री कैटरपिलर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा एरिक कार्ले। तो बच्चों की लोकप्रिय किताब है ये द वेरी हंग्री कैटरपिलर, और इसके जो लेखक है एरिक कार्ले। अभी इनका निधन हो गया है, ये 91 वर्ष के थे। और ये जो किताब है जो इन्होंने लिखी है जिसका नाम है द वेरी हंग्री कैटरपिलर, ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। ये पहली बार 1969 में प्रकाशित हुई थी और अब तक इसका 70 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो एरिक कार्ले की इस बुक का नाम याद रखना आप। बाकी कल्कि करंत, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है, अभी एलिफेंट इन द वॉम्ब नाम की बुक को लिखा। प्रीति मोहन सिंह अभी सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस नाम की बुक को लिखा। बाकी शकूर राथेर लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम की बुक को इन्होंने लिखा था। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। तो टेनिस के नंबर 1 प्लेयर नोवाक जोकोविच ने सर्बिया में स्लोवाकिया के एलेक्स मोल्कन को हराकर के बेलग्रेड ओपन का खिताब जीत लिया है। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के ही प्लेयर है। और इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था ना, उसमें मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था, जबकि वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था
नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की प्लेयर है। बाकी राफेल नडाल, ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कहाँ के प्लेयर है पहले तो ये बताओ। ये स्पेन की टेनिस प्लेयर है। किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी इनको कहा जाता है। अभी इटालियन ओपन 2021 का खिताब जीता था इन्होंने, और अभी 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल भी इन्होंने ही जीता था। उसके अलावा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 इनको चुना गया। अभी अलेक्जेंडर ज्वेरेव की बात करेंगे तो ये जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं। अभी पुरुषों में मैड्रिड ओपन 2021 का खिताब इन्होंने जीता था, और महिलाओं में एरिना सबालेंका ने, ये बेलारूस की प्लेयर हैं, एरिना सबालेंका। देखो, जब भी टेनिस की बात आती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। यहाँ से प्रश्न ऐसे बन जाता है कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो पहला और लास्ट वाला ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, और तीसरा वाला यानी कि विंबलडन होता है किस पे, ग्रास कोर्ट पे। और विंबलडन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि लास्ट ईयर 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं खेला गया था, तो विंबलडन नहीं खेला गया था। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए ये बाल सेवा योजना को शुरू किया है। इसमें राज्य सरकार ऐसे बच्चों को 4,000 रुपए हर महीने की वित्तीय सहायता देगी। उसके अलावा बालिकाओं की शादी के लिए 1,01,000 रुपए भी देगी। साथ ही में ऐसे बच्चों को सरकार लैपटॉप और टैबलेट भी देगी। अच्छा, अभी गुजरात सरकार ने भी इसी नाम से एक योजना शुरू की है, जिसमें वो 18 साल की उम्र तक हर महीने 4,000 रुपए देगी बच्चों को, और 18 से 21 साल तक के बच्चों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। और अभी इसी मकसद से काफी और राज्यों ने भी अपनी अपनी योजनाएं शुरू की है। जैसे कि मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू की, जिसमें बोला गया था कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, अगर उनका निधन हो जाता है तो उनके परिवारों को 5 लाख रुपए और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। और दिल्ली सरकार ने बोला कि कोविड-19 से परिवार के अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, और कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2,500 रुपए महीने की पेंशन शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी, जिसमें बोला गया था कि बच्चों के अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है कोविड-19 के कारण, तो ऐसे बच्चों को जो 1 से 8वीं कक्षा तक पढ़ते हैं उनको हर महीने 500 रुपये मिलेंगे, और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी अभी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की थी। उसमें भी यही बोला गया था कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं कोविड-19 के कारण, तो इसमें बच्चों को 21 वर्ष तक 3,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, और साथ में 5% सरकारी नौकरी में आरक्षण भी मिलेगा। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की है, यानी कि गार्जियंस मिनिस्टर्स सिस्टम्स को लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम सरकार ने। एक्चुअली में असम में टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो 34 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 13 मिनिस्टर्स की कमिटी बनाई गई है, और इन 13 मिनिस्टर्स को हर डिस्ट्रिक्ट का गार्जियन अपॉइंट किया गया है। मतलब अब 13 तो 34 में एक एक जाएंगे नहीं, मतलब इसमें से कुछ मिनिस्टर को 3, किसी को 2 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अब इन मिनिस्टर्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को संभालें और वहां पर डेवलपमेंट करें। मतलब सरकार, राज्य सरकार जो भी योजना लेकर के आती है, इनकी जिम्मेदारी होगी वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में उसे सही तरीके से शुरू करें, ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके। मतलब ओवरऑल इसका उद्देश्य यही है, तेजी से डेवलपमेंट होना चाहिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये है गार्जियंस मिनिस्टर्स सिस्टम, मतलब हर एक जिले का गार्जियन किसी को बना दिया गया है। अभी केरल सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की थी, मध्य प्रदेश ने अभी अंकुर योजना शुरू की, और कर्नाटक ने आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया था। बाकी असम के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा बोधगया। रिक्लाइनिंग मतलब क्या होता है? लेटे हुए। आपने भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा जरूर देखी होगी।
अभी तो ये बन रही है जिसमें भगवान बुद्ध इस मुद्रा में लेटे हुए हैं। तो ये जो मुद्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जब भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे तो उससे पहले वो इसी मुद्रा में लेटे हुए थे। और ये जो मुद्रा है इनके परिनिर्वाण को दिखाती है, जो जो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में समा जाना, उस पोजीशन को दिखाती है। तो अब इस प्रतिमा को बोध गया में स्थापित किया जाएगा। और अभी भगवान बुद्ध से एक और पॉइंट बताऊं कि कर्नाटक के उडुपी जिले में भी बुद्ध की एक लघु मूर्ति मिली थी। अच्छा, भगवान बुद्ध से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। अगर यहाँ से कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो शायद यहाँ से आपसे पूछा जाए, जैसे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, निरपना तट पर। और भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। अच्छा, सिद्धार्थ के द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। और धम्म चक्र प्रवर्तन किस घटना को कहते हैं? तो सारनाथ वाराणसी में जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसे ही धम्म चक्र कहते हैं। और मैंने आपको बताया महापरिनिर्वाण यानी कि निधन बोल दीजिए या मोक्ष की प्राप्ति की जो घटना थी वो कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर यूपी में हुई थी। और कुशीनगर में तो आप जानते हो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बन रही है। और अभी कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी दे दिया गया है। अच्छा, बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। और बौद्ध धर्म ये किन दो भागों में विभाजित हुआ? महायान और हीनयान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने द स्पिरिचुअल सीईओ नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा एस प्रकाश ने। बाकी आदित्य गुप्ता 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नाम की बुक को लिखा था। अमिताभ घोष लिविंग माउंटेन नाम की बुक को लिखा। और नीना गुप्ता ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, अभी इनकी आत्मकथा आ रही है जिसका नाम है सच कहूं तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए बार्कलेज, इसने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो 9.2%। बार्कलेज ये ब्रिटेन का एक बैंक है और इसने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 9.2% रह सकती है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाल ही में किस भारतीय को 2020 का अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा CNR राव को। और इस अवार्ड को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है और एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार भी इसे माना जाता है। ये मिला CNR राव को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना है।